अमीर देवरानी का गरीब ससुराल। माँ जी, देवर जी के लिए जो लड़की देखी है, सुनने में आया है कि लड़की बहुत अमीर घर से है। हाँ संजना बहू, मेरी होने वाली छोटी बहू बहुत अमीर घर से है, लेकिन मुझे ना ही तो कोई दहेज चाहिए और ना ही तो कोई पैसे। मुझे तो बस एक संस्कारी, घर को चलाने वाली एक अच्छी बहू चाहिए। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कंगना के छोटे बेटे मोहित की शादी एक अच्छी अमीर घराने वाली लड़की से होती है, जिसका नाम था रिया। रिया एक अमीर घर की लड़की थी, जिसे अपनी शादी बिल्कुल ग्रैंड करनी थी। शादी के डेकोरेशन में कोई कमी नहीं थी। शादी के बाद कंगना रिया से कहती है, रिया बहू, अभी तुम आराम कर लो, लेकिन कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा, इसीलिए सुबह जल्दी उठ जाना और आरती करके खाना बना लेना। क्या पहली रसोई की रस्म? ये सब क्या है माँ जी? बेटा, शादी के बाद जब अगले दिन खाना बनाते हैं तो उसमें कुछ मीठा बनाना होता है। उसे पहली रसोई की रस्म कहते हैं और वो मीठा सभी घर वाले चखते हैं और तुम्हें तोहफा देंगे। अच्छा माँ जी, ये सब तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ऐसा कहकर रिया आराम से सोने चली जाती है। जैसा कि कंगना ने बोला था कि रिया को जल्दी उठना है, वहीं रिया 10 बजे तक आराम से सोती रहती है। और ये देख संजना कहती है, माँ जी, रिया तो अभी तक सो रही है। हाँ बहू, लगता है कुछ ज्यादा ही थक गई होगी। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। कब तक हम रिया के खाने का इंतजार करें। एक काम कर, तू जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर। रस्म ही तो है, वो कभी भी हो जाएगी। इसके बाद संजना नाश्ता बनाती है और सभी खाते हैं। जिसके बाद रिया उठती है और कहती है, माँ जी, आई एम सो सॉरी, मैं लेट तो नहीं हो गई ना? वो क्या है ना कि अपने घर में मैं इसी टाइम पर उठती थी और मैं थक भी बहुत ज्यादा गई थी। वैसे बताइए क्या बनाना है? कोई बात नहीं रिया बहू, अभी तुम तैयार होकर आ जाओ और हमारे साथ नाश्ता कर लो। रात के समय सभी के लिए हलवा और खाने में तुम्हें जो भी बनाना आता है वो बना लेना। इसके बाद सभी रात के समय खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और रिया के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन रिया खाना लाने के बजाय खाली हाथ गुस्से में आती है और कहती है, ये क्या माँ जी, आपके किचन में तो एसी ही नहीं है। इतनी गर्मी में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे रिया, किचन में कौन ही एसी लगवाता है? हमारे कमरे में एसी है ना। और आखिर में एसी चलने पर बिजली बिल भी कितना आता है। क्या मोहित, तुम भी? अब बिजली बिल के चक्कर में मैं इतनी गर्मी में खाना तो नहीं बना सकती ना। अरे अरे, कोई बात नहीं प्रिया बहू, अब तुम आराम से बैठ जाओ। वैसे तुमने खाने में क्या बनाया है? माँ जी, अब इतनी गर्मी में क्या ही बनेगा मुझसे। मैंने आलू की सब्जी, रोटी और हलवा बना दिया है। जिसके बाद रिया बैठ जाती है और संजना सबको खाना परोसने लगती है। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और कंगना कहती है, अरे रिया बहू, इस सब्जी में तो तुमने कुछ ज्यादा ही नमक डाल दिया है और इस हलवे में तो चीनी ही नहीं है। सॉरी माँ जी, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। मुझे जैसा आता था मैंने बना दिया और ऊपर से इतनी गर्मी, मैं कैसे बनाती? रिया की ये बात सुनते ही संजना कहती है, कोई बात नहीं रिया, मैं हूँ ना। तुम्हें जो भी परेशानी होगी तुम मुझसे कह सकती हो। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझो। अगले दिन सुबह के समय जब मोहित ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी रिया कहती है, अरे मोहित सुनो, मुझे 20,000 रुपए देकर जाओ। मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है। अब इतनी गर्मी में साड़ियाँ थोड़ी पहनूंगी मैं, इसीलिए मुझे जीन्स टॉप खरीदना है। क्या रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे 20,000 में तो हमारे पूरे परिवार के कपड़े आ जाएंगे। क्या पूरे परिवार के कपड़े? ये तो नहीं हो सकता। और मोहित, तुम्हें पता है ना कपड़े कितने महंगे मिलते हैं, और देखा जाए ना तो 20,000 भी बहुत कम है। अब मोहित भी क्या करता, उसे 20,000 रुपए लाकर रिया के हाथों में दे दिए। और फिर रिया संजना से कहती है, भाभी एक काम करो, आप भी मेरे साथ कपड़ों की शॉपिंग करने चलो, बहुत मजा आएगा। थोड़ी बहुत शॉपिंग आप भी कर लेना।
नहीं नहीं रिया, मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं और मुझे काम भी बहुत है, मुझे शॉपिंग की क्या ही जरूरत। अच्छा भाभी, अगर आपको साड़ियाँ नहीं लेनी तो मेरे साथ घूमने तो चलो। ठीक है रिया, मैं किचन का काम करके आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। इसके बाद संजना किचन का काम करती है और रिया के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। रिया जिस तरह के महंगे महंगे कपड़े ले रही थी, ये सब देखकर संजना के तो होश ही उड़ जाते हैं। रिया, ये जीन्स 5,000 की है, इसमें ऐसा खास क्या है? अरे नहीं नहीं भाभी, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जीन्स तो इतनी ही महंगी आती है ना, आपको तो पता ही है कितनी ज्यादा महंगाई हो गई है। इसके बाद रिया काफी शॉपिंग करती है और दोनों ही घर वापस आ जाते हैं। माँ जी, हम आ गए, बहुत सारे कपड़े लेकर आई हूँ, देखकर बताइए कैसे हैं। इसके बाद रिया अपने सभी कपड़े कंगना को दिखाती है, लेकिन जैसे ही रिया उन कपड़ों के प्राइस बताने लगती है, कंगना के भी संजना की तरह होश उड़ जाते हैं। बहू, तूने ये 4-5 कपड़े 20,000 रुपए के लिए हैं? हाँ माँ जी, देखिए ना, वही तो कह रही हूँ मैं, बस 20,000 की शॉपिंग करी है मैंने, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम 30-35 हजार तो खर्च कर ही दूंगी। और फिर शाम होते ही कंगना तो ये सोच रही थी कि उसकी नई नवेली बहू उसके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आएगी, लेकिन तभी रिया बिल्कुल तैयार होकर बाहर जा रही होती है। अरे प्रिया बहू, कहाँ जा रही हो? मुझे तो लगा तुम मेरे लिए चाय बना रही होगी। वो माँ जी, आज ना मेरे नेल एक्सटेंशन करवाने की अपॉइंटमेंट है, मेरे नाखून काफी खराब हो चुके हैं, इसीलिए मैं सोच रही थी दोबारा करवा लेती हूँ। और रही चाय की बात तो मैं अभी भाभी को बोल देती हूँ। अच्छा बहू, तुम्हारे पास पैसे तो है ना? हाँ माँ जी, मैंने अलमारी से 9,000 रुपए ले लिए हैं, उसमें तो मेरा काम हो ही जाएगा, और अगर कम भी पड़े तो मैं मोहित से और मांग लूंगी। क्या 9,000 रुपए? तुम्हारे पास अलमारी की चाबी कहाँ से आई? ओफो माँ जी, अब मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे पैसों के लिए किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी ना है। अब आए दिन इसी तरह रिया अलमारी से पैसे लेती और शॉपिंग करने निकल जाया करती थी। हालांकि वो पैसे आगे की जरूरत के लिए रखे हुए थे, लेकिन कंगना भी रिया को ज्यादा कुछ नहीं कहती। लेकिन ये सब देख संजना कहती है, ओ माँ जी, मुझे लगता है कि हमें रिया को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे आगे की जरूरत के लिए हैं। कभी बहुत ज्यादा जरूरी हो और हमारे पास पैसे ही नहीं रहे तो हम कहाँ से मदद लेंगे माँ जी? हाँ बहू, चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं रिया को रोकूं, लेकिन नई बहू है ना जाने क्या सोचेगी कि मैं उसे घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देती। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है और डिलीवरी बॉय खड़ा रहता है, और फिर रिया जाती है और पूरे 12,000 रुपए डिलीवरी बॉय को दे देती है। रिया बहू, इसमें ऐसा क्या है जो तूने 12,000 रुपए दिए हैं? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ खास तो नहीं, बस इसमें मेरे कपड़े हैं। इतने में ही संजना कहती है, रिया, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये जो तुम हर रोज 10-12 हजार रुपए निकालती हो, ये हमारी आगे की जिंदगी के लिए है। अगर कभी माँ जी की तबीयत खराब हो जाए या किसी को भी जरूरत पड़ जाए तो ये पैसे काम आ सकते हैं, लेकिन तुम तो इन पैसों को ऐसे उड़ा रही हो जैसे पेड़ पर लगे हो। भाभी, मैं अपने पति के पैसे उड़ा रही हूँ और मुझे पता है आप मुझसे जलती है ना। अब आखिर में आप मेरी तरह जिंदगी नहीं जी रही, इतने महंगे महंगे कपड़े नहीं पहन रही, तो आपको काफी ज्यादा जलन हो रही होगी। कंगना अपनी दोनों बहुओं को बेटी समान मानती थी, लेकिन छोटी बहू का इस तरह बड़ी बहू से ऐसा कहना कंगना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रिया, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम संजना से? तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे इतने खर्चे की वजह से बेचारी संजना किस तरह घर चला रही है। तुम तो कपड़े ले आती हो, लेकिन घर में सब्जियां है या नहीं, मेरी दवाइयां खत्म हो गई या है, ये सब मेरी बड़ी बहू संजना देखती है। अगली बार से संजना से ऐसे बात मत करना, वरना ये जो तुम्हें छूट मिल रही है, ये सब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी।
रिया पैर पटकते हुए गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और रात को मोहित के आते ही रिया कहती है, मोहित, आज तुम्हारी माँ ने और भाभी ने मुझे बहुत सुनाया। अरे मैंने थोड़े से पैसे क्या ले लिए, दोनों मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। अब जरूरत की चीजें भी नहीं लाऊं क्या? कोई बात नहीं रिया, वैसे अलमारी में अभी कितने पैसे हैं? मुझे जहाँ तक याद है मैंने तुम्हें लास्ट टाइम 4,000 रुपए निकाल के दिए थे। इसके बाद मोहित अलमारी से पैसे निकालता है और देखता है कि कुछ दिन पहले ही वहाँ पर पूरे 1.5 लाख रुपए थे, जिसमें से अब मुश्किल से 20 या 25,000 रुपए बचे हैं। रिया, इतने सारे पैसे थे, कहाँ चले गए? यहाँ पर पूरे 1.5 लाख रुपए रखे थे। मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं ही थोड़ी ना रहती हूँ उस घर में, और भी लोग रहते हैं घर में, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? वैसे मोहित, मुझे तो लगता है कि भाभी ने पैसे चुराए हैं। मैंने देखा है उन्हें, हर वक्त इस कमरे की सफाई करती रहती है और कहीं ना कहीं वो मुझसे बहुत ज्यादा जलती हैं। मोहित को रिया की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और इसीलिए दोनों ही बाहर आते हैं तो रिया देखती है कि उसके पापा आए हुए हैं। अरे मोहित बेटा, तुम आ गए, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना कि मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा हो गया है और मुझे नया बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? हाँ पापा जी, क्यों नहीं। मेरे बैंक में अभी 4 लाख रुपए पड़े हैं, मैं आपको 2 लाख रुपए निकाल के दे सकता हूँ और अगर जरूरत पड़े तो और ले लेना। इसके बाद मोहित रिया के पापा को 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है और फिर रिया भी अपने पापा से मिलती है और थोड़ी देर बाद रिया के पापा चले जाते हैं। तभी रिया कहती है, मोहित, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे पापा की मदद करी। मैं तो बस ये सोचती थी कि पैसे तो ऐसे ही आ जाते हैं बिना मेहनत किए, मैंने बहुत पैसे उड़ाए हैं। रिया के ऐसा कहने के बाद मोहित अपनी भाभी के पास जाता है और पूछता है, वैसे भाभी, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन रिया ने कहा है आपने हमारे अलमारी से पैसे निकाले हैं। नहीं नहीं मोहित, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? रिया ने मुझ पर बहुत गलत आरोप लगाया है। मैं तुम्हारे कमरे में तो बस सफाई करने जाती हूँ। हाँ हाँ भाभी, मुझे पता है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बस पूछने आया था। जिसके बाद मोहित और संजना बाहर आते हैं और फिर संजना कहती है, रिया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें भी पता है मैंने पैसे नहीं लिए, बल्कि रोज रोज तुम शॉपिंग करने जाती थी और ना जाने कितने पैसे निकालती थी। आई एम सो सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। खुद के बचाव के लिए मैंने झूठ बोल दिया और एक भी बार नहीं सोचा कि मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है। लेकिन अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, ये फालतू की शॉपिंग करना छोड़ दूंगी। देख बहू, तूने गलतियां तो बहुत की है, लेकिन अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि तू आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। हाँ हाँ माँ जी, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इसके बाद रिया फालतू की शॉपिंग नहीं किया करती थी, बल्कि हमेशा चीजों को बचा कर चलती थी और सभी का ध्यान भी रखती थी।